बना हुआ है, एक ऐसा खाका, ऐसा ढांचा बना हुआ है कि अगर हम उसको अपनाएंगे तो कुछ खास लोगों के पास ही पैसा जाएगा, बाकी लोग उपेक्षित रह जाएंगे। और प्रकृति की व्यवस्था क्या है? प्रकृति की व्यवस्था है सह अस्तित्ववाद का। सह अस्तित्ववाद के सिद्धांत पर चलती है दुनिया। हम एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, एक दूसरे से जीवित हम हैं, एक दूसरे के जीवन यापन करने में हम सहयोगी बन रहे हैं। यही है सह अस्तित्ववाद का सिद्धांत। आगे चल के यही कोऑपरेटिव वर्क है। तो जो प्रकृति की व्यवस्था है कि हम किसी को देते हैं तो उसके बदले में लेते भी हम हैं। हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और हम ऑक्सीजन से जिंदा हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी कोई जिंदा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब कुछ से जिंदा है तो वो उसके बदले में वो ऑक्सीजन छोड़ता है, उसे हम जिंदा है। यही है सिस्टम, यही है सहस्त्रवाद का सिद्धांत। इसलिए एक दूसरे से सब जीवित है। कोई सोच रहा है कि हमारे चलते फलाना जीवित है, ये उसका भूल है और धोखा है। और जो लोग सोचते हैं कि हमारे चलते जीवित है, यही है पूंजीवाद। एडम स्मिथ जब सिद्धांत दिए, लेसेस्पियर का सिद्धांत दिए, तो बोले कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और स्वतंत्र रूप से उसको धन अर्जन करने का अधिकार मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सेवा की भावना से काम नहीं करता। ये क्या सिद्धांत? सेवा की भावना से काम नहीं करता है, अपने लाभ और स्वार्थ की भावना से काम करता है, और अपने लाभ के चलते जो काम करता है उसी में किसी के ही हित हो जाता है, वो अलग बात है। उदाहरण देते हैं कि हम पाव रोटी बनाते हैं, तो पाव रोटी बनाते हैं तो उसको बेच करके हम खुद लाभ कमाना चाहते हैं। अब पाव रोटी बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य है हमको खुद को लाभ कमाना। अब ये पाव रोटी बनाने के क्रम में अगर लेबर को कुछ वेतन मिलता है तो वेतन मिल जाता है, उससे जीविका चल जाती है, लेकिन हमारी भावना है अपने लिए सोचने, हम अपने लिए काम करते हैं, अपने लाभ के लिए काम करते हैं। यह सिद्धांत बना और एक कालांतर में एक जन आंदोलन का रूप लिया। तो बाद में यही सिस्टम सब जगह लागू हो गया। पूरी धरती पर आज यही सोच चल रहा है कि हमको बचना है, हमको एग्जिस्ट करना है, हमको एन केन प्राकृतिक हमको आगे बढ़ना है। और दुनिया की विशेषता है कि दुनिया में समानता नहीं है, एक रूपता नहीं है। ये सिर्फ शरीर में, देखने सुनने में नहीं, एक बुद्धि में भी, मानसिक क्षमता में भी अंतर है लोगों को। कोई कम बुद्धिमान है, कोई बेसी बुद्धिमान है, और सब में कुत्सित भावना भी है, स्वार्थ की भावना भी है, ये वृत्ति है एक। अगर तेज दिमाग वाले में अगर स्वार्थ की भावना पैदा हो गया तो अपने स्वार्थ के चलते, अपनी तेज बुद्धि से वैसा व्यवस्था सृजन कर देता है कि हम लोगों को भोगना पड़ता है। आज वही हुआ है। आज कुछ खास बुद्धि संपन्न लोग तामसिक वृत्ति के चलते, स्वार्थपरक वृत्ति के चलते एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किए हैं। यही कारण है कि आज 73% संपदा पर 1% लोगों का अधिकार हो गया। यही कारण। अब दुनिया में बताए कि 2557 खरब डॉलर है दुनिया में, और दुनिया की आधी आबादी के बराबर जो संपत्ति है वो मात्र 8 लोगों के पास है। ये जो आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है, ऑक्सफैम का आंकड़ा है, और जो कई एजेंसी से जो सर्वे होकर के जो आंकड़ा जो पब्लिश होता है वो इनसे लिए है, मेरा आंकड़ा तो नहीं है। ये सिर्फ बताने के लिए कि देखे कहा जाता है। ये अर्थ शक्ति का केंद्रीकरण हो गया, ये केंद्रित अर्थव्यवस्था है। जब तक केंद्रित अर्थव्यवस्था रहेगी तब तक पैजासिक व्यवस्था रहेगी, दानवीय व्यवस्था रहेगी, जहाँ शोषण चलता रहेगा। एक अभाव का जीवन जिएंगे और दूसरा रईसी का जीवन जिएंगे, ये होता है। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं कि धन संपदा ना तो किसी व्यक्ति के हाथ में दिया जाना चाहिए और न समाज के हाथ में। समाज के हाथ का आशय था कम्युनिस्ट व्यवस्था जिसमें राज्य लिखा है, अन्यराज के हाथ में। न राज्य के हाथ में धन संपदा रखने का अधिकार होना चाहिए, न इंडिविजुअल के हाथ में होनी चाहिए। ये दोनों जगह पूंजीवाद पनपता है, धन संपत्ति केंद्रित होता है।
आम जन को उसका दुख खामियाजा भोगना पड़ता है। ये दोनों व्यवस्था गलत है। तो होने क्या चाहिए, अर्थ शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए थ्रू कोऑपरेटिव सिस्टम, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे, अब करने का तरीका क्या होगा, तो इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे बाबा बोले कि उद्योग नीति हमारी क्या हो। उद्योग नीति 3 तरह की। पहला एक की इंडस्ट्री होगा जो इमीडिएट गवर्नमेंट द्वारा संचालित होगा। मैंने इमीडिएट गवर्नमेंट का मतलब कि समाज द्वारा, मान लीजिए सादरी समाज को ताकत मिलता है, संवैधानिक अधिकार इसको मान्यता मिलता है, इसको पावर हो गया कि अपनी योजना खुद बनाइए और अपने रिसोर्सेज से खुद अपना उपक्रम खड़ा कीजिए, अधिकार मिल गया। वो क्या करेगा कि जो कच्चा माल तैयार करेगा, मान लें कि हमको पानी की बहुलता है तो हम यहाँ पर पनबिजली तैयार करेंगे, कोयला बहुत है तो कोयला से हम बिजली तैयार करेंगे और वो बिजली, उसी बिजली पर आधारित उद्योग चलेगा ना कहीं कहीं, हम दूसरे को देंगे। या कच्चा माल धागा कहीं बन रहा है, अब विदर्भ समाज में कॉटन, विदर्भ समाज में रुई बहुत होता है, कॉटन होता है, हम धागा बनाने वाला जो उद्योग होगा वो केंद्र इंडस्ट्री हो जाएगा, वो धागा बनाएंगे, वो चलेगा सरकार के हाथ में, इमीडिएट गवर्नमेंट जो है समाज का चलेगा, और वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलेगा। और उसी समाज में उसी धागा को लेकर के लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्री चलाएंगे, उसको बोलते हैं बड़े बड़े उद्योग। वो चलेगा सहभागिता के आधार पर, सहकारिता के आधार पर, कोऑपरेटिव के आधार पर चलेगा। ठीक है। कच्चा माल कहां से ले रहा है, कच्चा माल ले रहा है मूल उद्योग से, इंडस्ट्री से, जो चलेगा नो प्रॉफिट नो लॉस पर। मालूम है कि कितना में उसको कच्चा माल दिया है उसको हम, और धागा से क्या करेगा, कपड़ा बनाएगा। ठीक है। अब वहां कपड़ा बनाया, वो चलेगा वो चलेगा कोऑपरेटिव बेसिस पर। अब ये जो कोऑपरेटिव बेसिस पर जो चलेगा, इसमें जो लोग रहेंगे वो सब के सब इस कंपनी के, फैक्ट्री के हिस्सेदार होंगे। अब यहीं पर कोऑपरेटिव को समझना थोड़ा सा। ये जो कोऑपरेटिव चलेगा, ये जो फैक्ट्री चलेगा कोऑपरेटिव बेसिस पर। कोऑपरेटिव का मतलब क्या कि सब लोग की अपनी सहभागिता है ना, सब लोग मिल करके फैक्ट्री का संचालन कर रहे हैं, उसमें सब काम भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं सब लोग। कोई मैनेजर है तो कोई लेबर है, कोई सीओ भी है सब। इसको वेतन तो मिलेगा, वेतन मिलेगा योग्यता के आधार पर। इसको बोलते हैं रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन वेतन के मामला में, है ना, मिलेगा वेतन। और इसके जो प्रॉफिट, सबके मिलित प्रयास से जो उत्पादन हुआ, उत्पादन के बाद जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट में से कोई एक व्यक्ति नहीं रहेगा, मालिक एक व्यक्ति नहीं है। रियल कोऑपरेटिव ही है, एक व्यक्ति कोई मालिक नहीं होगा, सब के सब उसमें हिस्सेदार हैं। तो आज क्या है, आज दो चीज है खामियां। केंद्रीकरण का मतलब खामियां क्या है कि आज कोई फैक्ट्री खड़ा करते हैं तो उसमें एक मालिक होता है, या एक कुछ लोगों का ग्रुप बन गया, कुछ लोगों का 2-4 लोगों का ग्रुप बन गया, बाकी लोग लेबर हो गया, बाकी लोग श्रमिक उसका हो गया। तो जो लोग, एक व्यक्ति या एक ग्रुप मिलकर एक कंपनी खड़ा करता है, वो मालिक हो गया उसका। वो प्रॉफिट में से सारा चीज, सारा खुद अपने रखता है प्रॉफिट में से। कभी कभार कुछ बोनस के रूप में बेवकूफ बनाता है, कभी कभार बोनस के रूप, ठीक है। लेकिन पूरा मालिक प्रॉफिट का पूरा हिसाब वो ले लेता है। एक चीज, दूसरा चीज की जो ये जो सब के सब मिलकर काम करता है उस फैक्ट्री में, उसमें वेतन में बहुत अंतर रहता है। क्यों रहता है कि एमडी हुआ, सीईओ हुआ, ये सब कंपनी का मालिक बन जाता है उसमें, जो वेतन भी ले लेता है और प्रॉफिट भी ले लेता है। और अब वेतन जो लेता है, इस वेतन में भी विसंगति बहुत है। आज जो अभी आंकड़ा आ रहा है, उसमें सबसे नीचे के तबका जो हुआ स्टाफ उसका, और सबसे ऊपर का जो उसका स्टाफ हुआ तबका, सीईओ वगैरह होता है, उसके वेतन में जो अंतर है वो 5-5 लाख गुना का अंतर है। अभी कुछ आंकड़ा है मेरे पास, जैसे इंडिया क्या आंकड़ा बता रहा है, इंडिया क्या आंकड़ा बता रहा है, विप्रो का जो सीईओ है, 48 करोड़ रुपया सालाना वेतन उसका, 48 करोड़।
पर डे कितना पड़ा? पर डे करीब 14 लाख रुपया वेतन हुआ। एक व्यक्ति वेतन के बाद में 14 लाख रुपया पर डे ले और उसी कंपनी में एक साधारण मजदूर को पर डे के हिसाब से 1000 रुपया भी नहीं मिले, तो कितनी भारी विषमता हुई? कोई विषमता? आप देख लीजिए कि हिंडाल्को कंपनी है, सतीश भाई इसके सीईओ है, 66.52 करोड़ रुपया सालाना इनका इनकम है और 19 लाख रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उनका वेतन। बोलिए, उसका माँ जो जन्म दी है, जिनको 19 लाख रुपया पर डे वेतन मिलता है, उनकी माँ का कोख सोना का था क्या? बोलिए, बड़ा गंभीर बात बोल रहे हैं। एक ही कंपनी में सबसे ऊंचे तबके का जो व्यक्ति है, जो 21 लाख रुपया पर डे वेतन के मद में ले रहा है, प्रॉफिट छोड़ दीजिए, लगा लो, सुनिए, गौर कीजिए मेरी बात पर। 21 लाख रुपया पर डे वेतन के मद में ले रहा है और उसी कंपनी में 1000 रुपया भी एक व्यक्ति को एक दिन में नहीं वेतन मिलता है। इसका मतलब है कि क्या उसकी जो माँ जो 21 लाख रुपया पर डे वेतन ले रहा है, उसकी माँ का कोख हीरा जवाहरात का सोना का था, कीमती कोख था, और जो 1000 रुपया भी जिसको पर डे नहीं मिल पा रहा है, उसकी माँ का कोख क्या था? वो कीमत नहीं था माँ के कोख का क्या? बोलिए, परम पुरुष का संतान दोनों है ना? परम पुरुष द्वारा निर्मित दोनों व्यक्ति के माँ का कोख है, जो पवित्र कोख है, कीमती कोख है, जो जीवन दिया है, और उस जीवन को आप कलंकित कर रहे हैं। यही है घोर पूंजीवाद, इसलिए हम इसको बोलते हैं आवारा पूंजीवाद। जरूर बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि ये दानवी और पैशासिक व्यवस्था नहीं चलेगा, नीति नहीं चलेगा। क्या करना है? तो वेतन की विसंगतियों को कम करना पड़ेगा और इसको कम करके 1 to 10 के रिश्ते में ले आना पड़ेगा। भाई, हम इंजीनियरिंग किए हैं, हम मैनेजमेंट किए हुए हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी किए हुए हैं, हमको सुविधा चाहिए, देना भी चाहिए, हम देंगे उसको, हम देंगे, लेकिन 5-5 लाख रुपया, 5-5 लाख गुना का अंतर ये नहीं चलेगा। इसलिए किसी कंपनी का सबसे नीचे तबका का कर्मचारी को अगर 1000 रुपया, 10,000 रुपया महीना मिलता है, तो सबसे ऊंचे गुणी व्यक्ति जो है, सबसे ऊंचे शीर्ष पर बैठा हुआ है, उसको 1 लाख से अधिक नहीं मिलेगा। ठीक है? बाद में क्वेश्चन कर लीजिएगा, फ्लो घंटा है ना? नहीं मिलना चाहिए। ये 10 गुना जो मिल रहा है, उसको मिल रहा है, उसमें विशेष गुण है। इससे क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सारा पैसा डालता है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाएगा, सामान का दाम कम हो जाएगा। ठीक है? और एक जो अंतर है, तुम तो प्यून है और सीईओ साहब के सामने खड़ा नहीं हो सकता है, एक लेवल में जो एक विकराल अंतर है, वो थोड़ा घटेगा, तो नीचे तबके के लोगों का भी सम्मान बढ़ेगा। और ये जो आप अधिक दे रहे हैं, उसको कट करके नीचे के लोगों को सुविधा भी तो बढ़ाएंगे। हम नीचे के लोगों को स्पेशल एम्यूनिटी भी तो देंगे, एम्यूनिटी हम सबको देंगे, लेकिन नीचे के तबके लोगों को बेसी एम्यूनिटी देंगे। ठीक हुआ? एक हुआ। और दूसरा चीज कि सबके मिलित प्रयास से जो उत्पादन हुआ, उत्पादन के बाद जो लाभ हुआ, वो लाभ में से सबको बंटवारा होगा बराबर बराबर। अब जब लाभ में से बंटवारा होगा, तो एक तो वेतन में अंदर आएगा, दूसरी चीज जब लाभ में से होगा, तो एक व्यक्ति जो आज मोटा हो रहा है, एक व्यक्ति चूहा जो हाथी हो जा रहा है ना, नहीं हो पाएगा। सबके पॉकेट में पैसा जाएगा। अर्थशक्ति के विकेंद्रीकरण का मतलब है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हमारे दुनियावी जीवन की आवश्यकता के लिए जो सामग्री चाहिए, उसको खरीदने के लिए हमारे पॉकेट में पैसा आनी चाहिए। तो सबके पास पैसा आएगा ना, है ना? अब एक बात आती है कि बराबर बराबर लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा? अभी डिबेट में बात आ रही थी कि कोई पूंजी की लगाता है, जब इनिशियल स्टेज पे जो इंडस्ट्री खड़ा करना पड़ेगा,
तो बहुत लोगों का पैसा है, लेकिन ये मालूम हो जाएगा कि जब सब कंपनी खुलेगा और सबको लाभ बराबर मिलेगा, तो हमारे पास पूंजी तो जमा है बैंक में, यहाँ अपने तिजोरी में रखे हुए हैं, यहाँ अपने पत्नी के तिजोरी में रख दिए हैं। क्यों लगाएगा वो नाली में डाल देगा या आग में जला देगा, पैसा को लगाएगा नहीं, होगा इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्वार्थ उसको नहीं मिल रहा। उसको क्या करना पड़ेगा? पूंजी लगाओ, तुम पूंजी लगाओ, उद्योग खड़ा करो, प्रॉफिट में से मिलेगा। लेकिन जो लोग पूंजी लगाएगा उस पूंजी के अनुपात में एक फेज है उसका, प्रॉफिट में से 60% उसको देंगे। बाबा का उद्योग नीति में देख लीजिए, शुरू में 60% हम उसको देंगे। वो जो 60% दे रहे हैं प्रॉफिट में से, वो क्या हुआ? वो जो पूंजी लगाया है उसका इंटरेस्ट के रूप में दे रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के रूप में दे रहे हैं। अगले साल उसको हम 58% करेंगे, उसके अगले साल उसको हम 56% करेंगे, उसके अगले साल उसको हम 54% करेंगे, करते करते सबको इक्वल कर देंगे। तब जबकि लगा कि इसका जो पूंजी का जो इंटरेस्ट है उसको मिल गया, तो सब ऑल आर इक्वल शेयर, ठीक है। शुरुआती दौर में फैक्ट्री खड़ा करने के लिए जब अफरा तफरी रहेगा तो पूंजी चाहिए, तो पूंजी जिसके पास है पहले से वो लगाएगा, जब उसको इंटरेस्ट मिलेगा, लाभ होगा तब लगाएगा। इसीलिए उसको इसी तरह से प्रॉफिट में से हिस्सा विशेष देना पड़ेगा, और जब इंटरेस्ट उसका पूंजी लगाया हुआ इंटरेस्ट जब सट जाएगा, तब सब के सब बराबर के लाभ में से हिस्सेदार, ठीक है। तो अर्थ शक्ति का केंद्रीकरण हुआ कि विकेंद्रीकरण हुआ? सबके हाथ में जब चला गया, जब विकेंद्रीकरण हो गया, तो मूल उद्योग सिर्फ चलेगा, गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, नो प्रॉफिट और लॉस पर चलेगा। बाकी जितना भी उद्योग चलेगा वो सब चलेगा कोऑपरेटिव बेसिस पर। अब ये जो उत्पादक सहयोग समिति है जो उत्पादन कर रहा है, ये माल कहाँ देगा? जगह जगह उपभोक्ता सहयोग समिति रहेगा ना, जगह जगह जहां से कस्टमर हो जाकर सामान खरीदेंगे। कई उत्पादक सहयोग समितियां से, कई उद्योग से, उद्योग के आसपास रहेगा उत्पादक सहयोग समितियां, और उसके बाद फिर उपभोक्ता सहयोग समिति रहेगा, जहां पर कस्टमर जाकर के जो ग्राहक है वो अपने डिफरेंट टाइप का जो सामान लेना है ले लेंगे। वो भी चलेगा कोऑपरेटिव बेसिस पर चलेगा। तो आप बोलिए आप कि किसी एक व्यक्ति के पास धन जाने का अवसर मिला? नहीं मिला, बट गया, तो सबकी भागीदारी हो गई अर्थव्यवस्था पर। इसी को बोलते हैं आर्थिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। अब तीसरे तरह का उद्योग है, अब इसमें ये जो फ्लक्चुएट होता है रेट, मूल फ्लक्चुएट होता है, मूल्य भी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहा है? इमीडिएट गवर्नमेंट के कंपनी से ले रहा है, मालूम है कितना में लिया है। तो तुम अगर खरीदे हो, तुम धागा खरीदे हो कपड़ा बनाने के लिए, और जब तुमको इतना तुमको रॉ मटेरियल में लगा है, तो तुम इसे 15% जोड़ो प्रॉफिट, लेबर कॉस्ट जोड़ करके 15% प्रॉफिट जोड़ो, और 15% से बेसी नहीं ले सकते हो। इसको जोड़ करके तब तुम रेट फिक्स कर दो, और वो जो उसके बाद जो उपभोक्ता सहयोग समितियां हुआ वो भी लेगा, वो भी कोऑपरेटिव बेसिस पर चल रहा है। उसको भी मालूम है कि कितना में खरीदा है सामान, कितना में, और कितना में बेचना, तुम्हें 15% रखो। इससे क्या होगा कि ये जो मूल्य में जो फ्लक्चुएट करता है रेट में वो अंतर हो जाएगा, और काला बाजारी नहीं हो पाए। तो एक फिक्स एक सिस्टम बना हुआ है, चेन सिस्टम बना हुआ है। वो चेन सिस्टम में कोई आदमी जाके बेईमानी नहीं कर सकता। अब रही कि लोग बोलते हैं कि जब तक मोरलिटी नहीं आएगा तब तक क्या होगा? देखिए, मोरलिटी तो दुनिया में है। अभी कोई बोल रहे थे, देवेश बोल रहे थे कि आनंदमारी के अलावा कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता है। हम इसको नहीं मानते, कालांतर में हो जाए, अभी नहीं मानेंगे। अगर सिर्फ आनंद मार्गी ही रहेगा नैतिकवान, तो बाबा ये नहीं कहते कि दुनिया के नैतिकवान वो एक हो, नहीं बोलते। इसका मतलब दुनिया में कहीं न कहीं नैतिकवान और भी है। माकी बनाना है भैया, बोलिए ना, सुनिए भैया। बाबा जो बोले कि दुनिया के नैतिकवान वो एक हो, इसका मतलब दुनिया में नैतिकवान और भी है। आजाद देश से हुआ ना, तो
मथाई साहब थे केरला साइड के, नेहरू जी उनको लेटर भेजे, टेलीग्राम भेजे कि तुम इमीडिएट आओ, तुमको मंत्री बनना है। अब बोले कि अब हमको तो मंत्री बनना है तो हमको तो एकदम सिंपल जीवन जीना पड़ेगा। थे रईस आदमी, आराम की जिंदगी जीते थे वो। बोले अब तो हमको दायित्व मिल गया समाज सेवा का, अब तो हमको एकदम ईमानदार भी तो है ही है, अब हमको सादा जीवन बिताना पड़ेगा। वो चटाई खरीदे, चटाई कि जा करके हम वहाँ पर अब तो चटाई पर सोना पड़ेगा। दिल्ली आए तो दिमागे उनका घूम गया। देखते हैं एगो त्रिमूर्ति कब्जा किए हुए है, एगो राष्ट्रपति भवन कब्जा किए हुए हैं। यहाँ तो चटाई में जला लेकर के आए थे और जैसे ही टेलीग्राम मिला उनको, तैसे ही पलंग छोड़ करके नीचे सो गए। क्या तो हमको यही सोना ही है जीवन भर, अब हम क्या करेंगे? पलंग छोड़ के चटाई पर नीचे सो गए जमीन पर, दूसरा दिन चटाई खरीदे वो दिल्ली ले जाना है। अब ऐसा ही सवाल बिताना है। लेकिन यहाँ देखें कि मामला तो और बढ़ गया है। रईसी का तो चौगुना तिगुना और माने माहौल बन गया है। त्रिमूर्तियाँ जब कब्जा किए हुए हैं नेहरू जी, और राष्ट्रपति भवन जब कब्जा हो गया है हम जैसे नेताओं के लिए, सोशल वर्कर के लिए, तो कहने का मतलब है कि ईमानदार थे तब उनके मन में आया, परिस्थिति उनको ईमानदारी से काम नहीं करने दिया। अलग बात, कम्युनिस्ट के नेता थे, हाल में एक मंत्री बने थे, गृह मंत्री बने थे भाई कम्युनिस्ट के, नाम ले चतुरानंद मिश्र या कोई नाम था उनका, नाम था, बिहार के थे और ड्राइवनिस्ट थे, तो कम्युनिस्ट के थे, भगवान को मानवे नहीं करते थे। ये बात अलग है कि मोरलिटी, रिलेटिव मोरलिटी और स्पिरिचुअल मोरलिटी का जो बात है, वह स्पिरिचुअल मोरलिटी एक अलग मामला है, वो धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आ सकता। लेकिन रिलेटिव मोरलिटी तो रहे पहले, रिलेटिव मोरलिटी रहेगा और उसको हम धीरे धीरे सिस्टम डेवलप कर करके हम उसको में आध्यात्मिक नैतिकता भर देंगे, शिक्षा के सिलेबस में अध्यात्म घुसा देंगे, रेडियो टेलीविजन से इंटरनेट से सब जगह आध्यात्मिकता की बात होने लगेगी, तो मन में खाली आध्यात्मिकता दिखने लगा तो क्या चला हाल बना जाएगा आदमी, खाली वही दिखाई दे रहा है। अरे आज तो खाली फिल्मी सितारा दिखाई देता है, तो आज के नौजवान में खाली फिल्मी सितारा का फोटो आता है। अगर फिल्मी सितारे के बदले में खाली विवेकानंद और सुभाष छा जाएगा तो एक साल के अंदर आते आते खाली सुभाष चंद्र बोस का सिर्फ कितना आ जाएगा हमारे अंदर में, आ जाएगा। ये टेक्नोलॉजी ले आएगा, है ना, और सिस्टम नैतिक बात बनाता है। अभी हमको ये बोले देवेश भाई, दिल्ली जाते हैं, मेट्रो में चढ़ते हैं, हम बिहारी आदमी वर्कर रहे हैं, इलेक्ट रहे हैं, हमको हमेशा अभाव रहा है बाबा के काम में, हमेशा हम विदाउट टिकट चलने का एक सिस्टम बनाए हुए थे, खुले हम बोल रहे हैं। ये मेरा नेचर नहीं है, लेकिन व्यवस्था है कि जिंदा हो तो तुमको आना पड़ेगा कलकत्ता रिपोर्टिंग में, जिंदा हो तो। अब जाना है, अब पैसा है नहीं, जाना है तो क्या करेंगे, तो जाते थे। लेकिन वो व्यक्ति जो विदाउट टिकट जाने का कलेजा रखता है कलकत्ता बाबा के पास जाने का, वो व्यक्ति आज जा करके भी मेट्रो ट्रेन में जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता है? हमारे अंदर विदाउट टिकट चलने का मानसिकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया, एडवांस हो गया है कि नहीं टोकन मार डालेगा तो टिकट नहीं खुलेगा। हमारा कितना बिहार के, हमारा मगही समाज के सेक्रेटरी, मिथिला समाज सेक्रेटरी कितना में फंस गए, उसी में फंस गए बेचारे। टेक्नोलॉजी तो ना चाहते हुए भी ईमानदार बना कि नहीं बना। तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज है, हम टेक्नोलॉजी से चरित्र को बदल देंगे। टेक्नोलॉजी से हम ऐसा चीज दिमाग में फीड करेंगे कि वही चीज उसके मन में छा जाएगा। और जब हर दिन हम विवेकानंद भर देंगे, विवेकानंद का चित्र हम दिमाग में खाली भर देंगे इंटरनेट के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, गाना के माध्यम से, प्रचार तंत्र के माध्यम से, किताब के सिलेबस के माध्यम से, तो जैसा चित्र वैसा ही चरित्र होता है कि नहीं होता? जैसा चित्र देखेंगे वैसा चरित्र बनेगा। बोलिए, तो ये आज के डेट में बड़ी चीज नहीं है। बाबा एक ऐसे युग में आए हैं जहां सब साधन मौजूद है मनुष्य को मनुष्य बनाने का, मनुष्य को मनुष्य बनाने का सारा चीज मौजूद है। अफसोस है इसका उपयोग हो रहा है नकारात्मक तरीके। आज टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कर रहे हैं मनुष्य को दानव बनाने, मनुष्य को जानवर बनाने में हम कर रहे हैं उसका उपयोग, मनुष्य को मनुष्य बनाने का उपयोग नहीं कर रहे। दुख की बात यही है। जैसे आनंद मार्ग मनुष्य को मनुष्य बनाने की बात है। अरे दिन में आज बात हो रही थी बहुत सा इस्लाम वगैरह क्या क्या धर्म परिवर्तन वगैरह की बात हो रही थी। बात ठीक है, धर्म परिवर्तन तो नहीं करना है,
धर्म परिवर्तन के पीछे क्या है कि एक मनसा छिपा हुआ कि धर्म परिवर्तन का मतलब कि संख्या बढ़ाना, अपना अपने पंथ की संख्या बढ़ाना। और जो ही हम ईसाई हो गए, मुसलमान हो गए, तो उसकी संस्कृति को एडेप्ट करते हैं। क्रिश्चियनिटी क्यों भारत में आया? भारत में इसलिए आया था कि क्रिश्चियनिटी जब क्रिश्चियन हो जाएगा तो अंग्रेज भी क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियन एक जाति हो गया तो मेल हो जाएगा, लड़ाई न होगा। आज से कुछ साल पहले, आज हमारे आचार्य जी बता रहे हैं, थोड़ा सा बता रहे, जितने मुसलमान हैं भारत में, मोटा मोटी लखीसराय, बिहार के लखीसराय का कुछ घर छोड़ करके अब वो भी कन्वर्टेड हो गया। और ओरिजिनल मुसलमान नहीं है, सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं, और इस बात को मुसलमानों जानते है ना। लेकिन जब कन्वर्ट हो गया तो हिंदुइज्म के कल्चर को नकार दिया। मुसलमान उसका दोस्त हो गया कि ना, हम लोग एक बिरादरी के लोग हो गए, एक समान जाति। इसलिए हुआ कि अगर धर्म परिवर्तन होता है तो धर्म परिवर्तन कराने वाले की मनसा क्या है? धर्म परिवर्तन नहीं, मजहब परिवर्तन। मजहब परिवर्तन कराने वाले की मनसा क्या है? मनसा पाक साफ नहीं है ना, मनसा पाक साफ नहीं है उसका, ये समझना पड़ेगा। इसीलिए अगर बाबा बोले हैं या कोई लोग बोलता है कि जो जहाँ वहीं पर ठहर जाओ, है ना, ठहरो, गलत नहीं बोलता। कितना बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं, विषय से विषय जाना थोड़ा सा नहीं सुना। एक संस्कृति को एडॉप्ट करने का मतलब क्या होता है मानसिकता पर? अब देख लीजिए, हम लोग अमेरिका में दो व्यक्ति दीक्षा लिया आनंद मार्ग, एक काला एक गोरा, और पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि अमेरिका में काले गोरे का दोस्ती नहीं होता, दुश्मनी रहता है, एक दूसरे के खून के प्यासे लोग रहते हैं, सब जानते हैं। लेकिन दोनों लोग अलग अलग आचार से अलग अलग जगह पर दीक्षा लिया। अब दोनों आनंद मार्ग साधना करने लगा। तुम्हारे एक गुरु है जो कलकत्ता में रहते हैं, ठीक है, फलना गुरु है, संघर्ष करने लगा, शौच बंसा रखने लगा, हो गया। दोनों में परिचय नहीं है, लेकिन दोनों के आचार जो अलग अलग है। दोनों को बोले हुए कि तुमको गुरु का दर्शन करना चाहिए, तो कहाँ रहते हैं? कलकत्ता में रहते हैं, जाओ इंडिया में, तो जाएंगे। संयोग हुआ कि दोनों टिकट लिया एक ही दिन का और एक ही फ्लाइट का टिकट हो गया। देख लीजिए, गूढ़ बात बोल रहे हैं। दोनों चढ़ गए हवाई जहाज पर इंडिया आने के लिए, दोनों में परिचय नहीं है, अपना अपना सीट पर बैठा हुआ है। एक को लगा पेशाब, आकाश में हवाई जहाज उड़ रहा है और गए पेशाब करने, उधर से निकल करके वो आ रहा था, और दूसरा जो आनंद मार्गी था इत्तेफाक से उसको ही पेशाब लगा, वो भी जा रहा है पेशाब करने। वो जो निकल के बाथरूम से आ रहा है वो शौच मंजूषा का ढक्कन को बंद करते हुए आ रहा है। ये जो जा रहा है उसका नजर शौच मंजूषा पर पड़ जाता है, अरे ये शौच मंजूषा ये तो आनंद मार्गी का है, आज वो आनंद मार्गी yes आई है आनंद मार्गी। हाँ, दोनों गला में गला मिल गया। सारे हवाई जहाज के यात्री लोग हतप्रभ हैं कि ये काले और गोरे का मिलन कैसे हो गया, है ना। दोनों में फैटा फैटी के बदला में गला कैसे मिल गया। सब खड़ा आकाशे में खड़ा है दोनों ये करके, और पूछा कि भाई ये मिलन का राज क्या है? बोले ये शौच मंजूषा मिलन का राज है। आनंद मार्ग के शौच मंजूषा की संस्कृति काले और गोरे के भेद को मिटा दी, ठीक है ना। तो आज जो मजहब परिवर्तन करके अपनी संख्या बढ़ाने की बात बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जो ही दीक्षित हुआ हमारे यहाँ हमारी मानसिकता का हो जाएगा, है ना। आज जिसको दुश्मन समझ रहा है वो दोस्त बन जाएगा, और दोस्त बना करके हम भारत को या कहीं भी किसी देश को हम विध्वंस के कगार पर लेके जा सकते, ठीक है ना। हो गया, ये विषय से भी सुंदर था, लेकिन समझना बात करना जरूरी था चीजें। तो ये चीज होता है संस्कृति का प्रभाव, है ना। वैसे ही आर्थिक विकेंद्रीकरण का अब चर्चा हुआ हमारे यहाँ। तो अब इसका जो बाबा की तरफ जो पॉइंट है, अर्थ शक्ति का विकेंद्रीकरण का बाबा की तरफ जो पॉइंट दिया गया उसमें है कि
अर्थ शक्ति के विकेंद्रीकरण का सिद्धांत में है कि एक सामाजिक आर्थिक इकाई के अंदर के सभी प्रकार के संसाधन स्थानीय लोगों द्वारा गठित इकाई द्वारा ही संचालित किए जाने चाहिए। पहला पॉइंट है, अर्थ शक्ति के विकेंद्रीकरण का पहला सिद्धांत बहुत तरफ से है कि एक सामाजिक आर्थिक इकाई के अंदर सभी प्रकार के संसाधन स्थानीय लोगों द्वारा गठित इकाई के द्वारा ही संचालित किया जाना चाहिए। बताएं कि हमको सामाजिक आर्थिक इकाई बनाना है पूर्व की क्लास में, कैसे बनेगा, क्यों, क्या आधार, क्या उसका चर्चा हो गई। अब है कि अगर सहादरी समाज है और सहादरी समाज का भूभाग जितना जिला में आता है, उस जिला के अंतर्गत पड़ने वाला जितना भी संसाधन है उस पर जितने उपक्रम खड़ा होंगे, प्रतिष्ठान खड़ा होंगे, फैक्ट्री खड़ा होंगे, वो सब के सब वहीं के स्थानीय लोगों के द्वारा खड़ा होंगे। बाहर के लोग आकर के वहाँ फैक्ट्री नहीं खोलेगा, ठीक है, बाहर के लोग आकर के फैक्ट्री नहीं खोलेगा, स्थानीय लोग स्थानीय संसाधन पर फैक्ट्री खड़ा करें। पहला सिद्धांत अर्थ शक्ति के विकेंद्रीकरण का बाबा। दूसरा है, उत्पादन हमेशा मांग या खपत के आधार पर होना चाहिए, न कि मुनाफे के आधार पर। आज सब कुछ जो हो रहा है मुनाफा को ध्यान में रखें। एन केन प्राक्रेन हमको मुनाफा मिलना चाहिए। अब बाबा कहते हैं कि खपत और मांग, इसको ध्यान में रख करके हमको उत्पादन करना पड़ेगा। उपयोगिता महत्वपूर्ण है, लाभ महत्वपूर्ण नहीं है। आज लाभ महत्वपूर्ण है, इसीलिए दो शब्द आता है, बाजार और बाजारवाद। गौर कीजिएगा, बाजार और बाजारवाद दो शब्द आता है। बाजार क्या है? बाजार है समाज की जरूरत, बाजार है समाज की जरूरत, बाजार है युग की जरूरत। एक ऐसा जगह जहां व्यापारी लोग सामान लेके, विभिन्न तरह का सामान लेके आते हैं और हम उनको अपनी जरूरत के हिसाब से वहां खरीदते हैं। जरूरत है। हटिया हाट बाजार का बड़ी प्रचलन रहा है भारत में। तो बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनवाना। और बाजारवाद जो है, बाजारवाद क्या है कि सामान बना करके जरूरत पैदा करना। देख लीजिए, बाजार और बाजारवाद, पूंजीवादी व्यवस्था में बाजारवाद है, बाजार नहीं है। आज बाजारवाद का प्रचलन है। बाजारवाद का मतलब है कि सामान बना लिए और हम जरूरत पैदा कर दी, ठीक है, सेलिब्रिटी लोग के द्वारा, एडवर्टीजमेंट के द्वारा, प्रचार तंत्र के द्वारा हम जरूरत एहसास करा दी। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, सब जानते हैं ना, कुछ चलता है ना। आज के बच्चा बेचारा सीखा है अपने माई से, दादी से, अंडे खाना बुरा बात है। और रोज दिन आ रहा है अमिताभ बच्चन जी के द्वारा, पता नहीं कंगना रनौत के द्वारा या सचिन तेंदुलकर के द्वारा, जो भी आगे कोई करे। अब वो लोग कह रहा है, देखिए कितनी बड़ी बात है, सुन लीजिए बात कितनी बढ़िया है। वो लोग के द्वारा आ रहा है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अब बच्चा कह रहा है कि माँ बोलती है, दादी बोलते हैं नहीं खाने के लिए। अब इतना बड़ा जिसको टीवी पर रोज दिन देखते हैं वो बोलता है खाने के लिए, तो सही वही ना होगा। उसके पहले उसको बचाओ किताब में क्या सिखा दिया गया है, देख लीजिए कितनी बड़ी बात है। देखिए उसके पहले क्या सिखा दिया गया उसको, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर डॉग, जी फॉर जेंटलमैन। अब जेंटलमैन का फोटो भी है, जेंटलमैन का, बाबू क्या कर रहा है, जेंटलमैन का फोटो है ना बाबू जी, से जेंटलमैन है। अब मैं फोटो दिया है इसमें। अब बच्चा फोटो देखता है कि जेंटलमैन का मतलब टाई लगाए हुए है, अंडर सूटिंग पैंट शर्ट पहने हुए है, बढ़िया कीमती चश्मा पहने हुए है, कीमती घड़ी लगाए हुए है, हैट जूता पहने हुए है, टोपी लगाए हुए है,
यही है जेंटलमैन, यानी अच्छा आदमी यही है। अब वो बच्चा देखता है कि जेंटलमैन का मतलब ऐसा ऐसा पहनने वाला, और हमारे पिताजी तो गमछी पहन करके हल चलाने जाते, इसका मतलब पिताजी जेंटलमैन नहीं है। बच्चा के मन पहले भर गया, देखिए भर गया। और उसी वक्त अब जेंटलमैन का उसके अंदर में ऐसा चित्र बना हुआ है, अब वही जेंटलमैन बन करके सचिन तेंदुलकर जी बोल रहे हैं कि जो करे बीवी से प्यार वो डायमंड से कैसे करे इनकार। देख लीजिए, देख रहे हैं ना क्या बता रहे हैं। अब जेंटलमैन ने बोल रहे हैं, भाई टीवी में देख रही है महिला लोग, उसी को देख रही महिला लोग, ये जरूरत नहीं है अंडा का, जरूरत नहीं है डायमंड गहना का, जेवर का जरूरत नहीं है। कान में है ये ब्याह का टाइम मिलवे क्या था, नाक में लगाने के ब्याह का टाइम मिलवे क्या था, है ना। लॉकेट दे करके इंटरकास्ट मैरिज हुआ था, वो लॉकेट मिल गया सोना के चेन में, जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत पैदा किया जा रहा है सेलिब्रिटी के द्वारा। सामान पहले बन गया, दुकान पहले खुल गया, है ना, खुल गया। ये अडानी साहब का गोदाम इंडिया भर में तैयार हो गया, अतः कृषि नीति लागू हो गया। देखिए आया, वैसे ही सामान बना करके जरूरत पैदा कर देना, यही है बाजारवाद, जो गलत है, और यही है पूंजीवाद, यही पूंजीवाद। तो जब हम मूल उद्योग से कच्चा माल लेंगे और उस पर आधारित उद्योग खोलेंगे, जो कोऑपरेटिव पर चलेगा, और सब लोग उसमें लाभ के हिस्सेदार हो जाएंगे, और वेतन की भी संख्या भी कम हो जाएगी वर्टिकल रेशियो में, तो विज्ञापन की जरूरत पड़ेगी क्या। आज एक व्यक्ति मालिक है तो मोर एंड मोर प्रॉफिट, चाहे जैसे भी हो, हमको नेता खरीद करके हो कि गुंडा खरीद करके हो कि लोगों को चरित्रहीन बना करके, हीन भावना पैदा करके हो, हमको ये हमको प्रोडक्ट बेचना है और लाभ कमाना है, ये उस परिस्थिति में होता है जबकि कोऑपरेटिव व्यवस्था नहीं है, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था। जब विकेंद्रित अर्थव्यवस्था होगा तो सब खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो ये लोग दुश्मन हैं। आज जो ये लोग बोलते हैं, जो सामान तैयार करके जो जरूरत बढ़ा देते हैं, ये लोग देश के नहीं समाज के दुश्मन हैं। ये लोग हीरो नहीं हैं। हीरो हमारे विवेकानंद हैं, हीरो हमारे गुरु गोविंद सिंह हैं, हीरो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं। हीरो हमारे आज के वर्तमान सेलिब्रिटीज नहीं है जो आज हीरो बना हुआ है। ये लोग पाप के पंकिल से निकला हुआ ये पैदाइश है, ये है ना, जो कीड़े मकोड़े की तरह है और दुनिया को कीड़े मकोड़े बनाना चाहता है, जिसके जीवन का सब कुछ भोग ही है, दूसरा कुछ नहीं। आज सबसे अधिक मांसाहार किसके चलते हो रहा है? इसके चलते हो रहा है। अब तो पिज्जा के लिए एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो ये 24 दिन का बछड़ा के मांस के लिए एडवर्टीजमेंट आ रहा है, खाइए। 24 दिन का बछड़ा के लिए मांस आ रहा है, 24 घंटा का, 24 घंटा के बछड़ा, गाय के बछड़ा का मांस बहुत अच्छा होता है, अब उसके लिए एडवर्टीजमेंट आ रहा है। कहां जाएगा? क्या पैदा कर रहा है इसे? ये धरती को क्या बना रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिवाद, व्यक्ति केंद्रित अर्थव्यवस्था के चलते ये सारा धरती पर अनंत हो रहा है, और मनुष्य आदमी से जानवर के रूप में परिणत होता है, सिर्फ व्यक्तिवाद के चलते, व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था के चलते। इसलिए विकेंद्रित व्यवस्था आज युग की जरूरत है, और पीड़ित मानवता के आह की उपज भी है जो बाबा, ये समझना पड़ेगा, है ना। इसीलिए पूंजीवादी व्यवस्था को मारना पड़ेगा, है ना। इसलिए बाबत तीसरा चीज है, उत्पादित वस्तुओं को सामाजिक आर्थिक इकाई द्वारा स्थानीय बाजार में बेचा जाएगा। हम जो ही बनाएंगे अपने समाज में, हम सहादरी समाज में, सहादरी समाज के संसाधन से, सहादरी समाज के श्रम शक्ति से और पैसे से जो चीज उत्पादित करेंगे, हम उसको हम सहादरी समाज के जनता के बीच में बेचेंगे। वो समाज बाहर से, वो सामान बाहर नहीं आ सकता, सीधा सीधी बात बाबा का शब्द। चौथा है, प्रत्येक वस्तु या उत्पाद का निर्माण और वितरण सहकारी समिति के माध्यम से ही होना चाहिए। पहले चर्चा कर लिया, है ना।
उत्पादन और वितरण बहुत बड़ा फंडा है अर्थशास्त्र। वितरण का तरीका क्या होगा? कोऑपरेटिव सिस्टम से ले आए, नीचे तक ले आए, बिलो लेवल तक लेके आ गए उपभोक्ता सहयोग समितियों के माध्यम से, और उत्पादन करेंगे उत्पादक सहयोग समिति के माध्यम से, दोनों जगह कोऑपरेटिव हो गया, है ना। तो ये सब के सब करेंगे हम कोऑपरेटिव बेसिस पर, सीधा सीधा। पांचवा है जो बाबा दिया है सिद्धांत का, हाँ, सहकारी समितियों के स्थानीय उद्यमों में सिर्फ स्थानीय युवकों को ही नौकरी प्रदान की जाएगी। विदर्भ समाज हमारा है, विदर्भ समाज का माटी हमारा है, विदर्भ समाज का माटी में उपजा हुआ सारा दौलत हमारा है, और विदर्भ समाज में जन्मे हुए सभी लोग का मालिकाना हक सहादरी समाज का बकौती है, हमारा सहादरी समाज की संपदा। इस पर कोई बाहर का लोग इस पर कब्जा नहीं करेगा। इसलिए इस पर अगर रोजगार सृजन होता है तो उस रोजगार पर 100% एम्प्लॉयमेंट मिलेगा सहादरी वासी को, बाहर लोग नहीं। सीधा सीधी बात। अब कहिए कि बाप रे बाप, यूपी से, उड़ीसा से, बिहार से तो दुनिया के लोग देवेशों को भागना पड़ जाएगा, है ना। तो देवेश क्या करेगा? तो देवेश पहले ही बोल दिए हैं कि देवेश को, या हमारे आचार्य जी भी, देवेश को कहना पड़ेगा कि भाई हम तो मराठी हो गए, हम तो सहादरी हो गए, सहादरी के लोग हो गए हैं, हम अपना आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक स्वार्थ को आपके मिट्टी के सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक स्वार्थ के साथ मिला दिए, हम तो आपके हैं, तब तो क्षमा हो जाएगा, और नहीं तो लाठी तक खाने के लिए तैयार रहिए भाई, भागने के लिए तैयार रहिए, भागना पड़ेगा। अगर सहादरी का दाना पानी खाते हैं, सहादरी में जीवन बसर करते हैं, सहादरी की मिट्टी में आपका परिवार पल रहा है, तो सहादरी क्षेत्र की मिट्टी का नमक का आपको सहियत रखना पड़ेगा, है ना, रखना पड़ेगा, और नहीं तो भागिए, सीधा सीधी बात है ना। इसलिए सहकारी समितियों को कि स्थानीय उद्यमों में सिर्फ स्थानीय युवकों को ही नौकरी प्रदान की जाएगी, क्लियर कट बाबा का प्रदान। और लास्ट जो है छठा, जो वस्तुएं स्थानीय आधार पर नहीं निर्मित की जाती या उगाई जाती है, उन वस्तुओं को स्थानीय बाजार से हटा दिया जाना चाहिए, सीधा सीधी बात। हमारे जो चीज़ नहीं है, हमारे यहाँ सहादरी मखाना नहीं हो रहा, तो मखाना नहीं हो रहा है भाई, तो मखाना के सब्स्टिट्यूट हम चुन लेंगे। टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो रहा है, हम और अपने बच्चों को हम और दिमाग डालेंगे कि तुम रिसर्च करो कि मखाना से अच्छा सब्स्टिट्यूट क्या तैयार हो सकता है। और बाबा का प्रयोग किताब पढ़ लीजिए, दिए हुए हैं कि बाहर से एक समय प्रयास कर रहा है कि बाहर से कोई भी सामान नहीं आवे, अपने ही समाज में उसको कृत्रिम तरीका से तैयार करें, कृत्रिम तरीका से दूधो तैयार कर लेंगे। एप्पल मोबाइल चाहिए, महाराष्ट्र बनता ही नहीं तो कैसे काम चलेगा? ये भैया हमको ही बताइए, एप्पल मोबाइल जो बना रहे हैं किनका बाल बचा, किस मिट्टी का सब कुछ बना? सहादरी समाज का भी एक आध नौजवान होगा। ये बोल रहे अभी महाराष्ट्र में बनना शुरू हो गया, आप सुने ना, सहादरी समाज के अंतर्गत एप्पल मोबाइल नहीं बन रहा, लेकिन सहादरी समाज के मिट्टी में जन्म लिए हुए संतानों में वो कुवत है कि एप्पल से भी ज़्यादा डेवलप मोबाइल बना लेंगे। तब गौरव है, नकल करना क्या गौरव है जी? नकल नहीं है, हमारा अपना होना। इसलिए कंपटीशन नहीं, गौर कीजिएगा बात बोल रहे हैं। और हम जो हैं दूसरा से ऊंचा होने का प्रयास नहीं करें, हमारे अंदर जो है उसको डेवलप कर देना। अलग अलग क्षमता परमात्मा ने सबको दिया है, अलग अलग दिया है, इसीलिए विविधता है। एक पेड़ में अगर 1 लाख पत्ती है ना, तो 1 लाख पत्ती में एक रूपता नहीं है, एक समान एक पत्ती नहीं है। और कीजिएगा, अलग अलग है। हम कंपटीशन क्या करेंगे उसमें? हर पत्ती में
जो संभावना है उस संभावना को डेवलप करें ना। सुशील में जो संभावना है वो अपनी संभावना डेवलप करें। हमारा बाबू साहब में जो क्षमता है, जो संभावना परमात्मा दिया उसको डेवलप करें। सब लोग अपने अपने संभावना डेवलप करके कोई न कोई डेवलप किया ना। आर्किमिडीज साहब हो या गैलीलियो साहब हो या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले जो लोग हो, अपनी क्षमता डेवलप करके नहीं दे दिया जी, उसको छोटा करके आगे बढ़ने का प्रयास करता तो किसी को वो साइड न करता, किसी की प्रतिभा को कुचल देता ना। कंपटीशन नहीं, जो परमात्मा ने हमको दिया है उसको निखार दें। सब में प्रतिभा है और सब में परम पुरुष की अनंत शक्ति और क्षमता है। तो अनंत क्षमता से हम कुछ भी कर सकते हैं जो अनोखा होगा। देवेश जी अलग कुछ कर सकते हैं तो आचार्य जी हमारे दानी जी अलग कुछ कर सकते हैं। ये क्षमता हम उसको निखारें ना। हम कहेंगे परेशान होंगे हमको उनके माफिक बनना है, उनके माफिक नहीं बनना है। हमको अपने तरीके से अपने आप को निखार देना। यही है कि जो वस्तुएं स्थानीय आधार पर निर्मित नहीं की जाती है या उगाई जाती है, उन वस्तुओं को स्थानीय बाजार से हटा दिया जाना चाहिए। हम टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे लेकिन अपने बलबूते पर हम करेंगे। अरे सहादरी समाज की तो ये ताकत है जी, ये मराठा देवभूमि की ये ताकत है कि वियतनाम में जब युद्ध हुआ था अमेरिका से, वियतनाम में अमेरिका का युद्ध हुआ था, कई साल तक चला था और वहां का किसान गरीब देश कंधा में बंदूक लेकर के हल चलाता था कि हेलीकॉप्टर या जहाज दिखाई दे रहा था, हमें फायर करके मारेंगे दुश्मन। कई वर्ष तक चला था, अमेरिका थक हार करके हार गया। और जब पूछा गया था वहां के राष्ट्रपति से ये इतने लंबे जिद्दीनुमा संघर्ष का, लड़ाई का क्या कारण था जी, कैसे लड़े आप? बोले लड़ने का कारण था कि मैं गया था, शिवाजी की जीवनी को मैंने पढ़ा था और शिवाजी की जीवनी को देखकर पढ़ करके मेरे अंदर में एक उत्साह पैदा हुआ और मैंने अपने देशवासियों को बताया और सब में वो जज्बा पैदा हुआ। वो जज्बा का प्रभाव, शिवाजी के इतिहास को सुन करके वियतनाम वासियों में जो जज्बा पैदा हुआ, वो जज्बा का परिणाम था कि गरीब हैं, कमजोर हैं, हल चलाने जाना है, खेती करना है, कंधा में बंदूक रखना है, दुश्मन को मारना। और जब उसके बाद उस युद्ध के बाद जब वहां का विदेश मंत्री भारत आए थे तो बोले कि हमको ले चले उस भूमि में जहां शिवाजी ने जन्म लिया। क्यों भाई? तो मैं वहां का मिट्टी ले जाऊंगा अपने देश से। क्यों ले जाएंगे मिट्टी? तो वो मिट्टी को हम हवाई जहाज के माध्यम से अपने पूरे वियतनाम में छिड़केंगे ताकि इस मिट्टी की खुशबू से, इस मिट्टी की ताकत से जो शिवाजी पैदा कर सकता है, ये मिट्टी, वो मिट्टी की ताकत से हमारे देश में भी शिवाजी का सपूत पैदा हो। इन है, ये तो दिखावटी बात नहीं बोल रहे हैं कि विदेश मंत्री आए थे, झूठा बोल रहे हैं। ये सहादरी समाज की ताकत है, ये विदर्भ समाज की ताकत है, ये मगध समाज की ताकत है ना। ये जो विशेष पहचान दिए हैं, ये विशेष पहचान नस्ल के रूप में, भौगोलिक बनावट के रूप में, संस्कृति के रूप में, ये जो अलग अलग पहचान दिए हैं, उस पहचान में क्षमता भी दे दी है, समझना। इसलिए अपनी योजना खुद बनाएंगे, हम अपने संसाधन पर योजना बनाएंगे। बाहर के लोगों को हमें आप खटकने नहीं देंगे। हाँ, आवे हमारे यहाँ बाहर के लोग आना चाहिए, हम भी बाहर जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, देखने जाएंगे कि वहाँ क्या डेवलप हो रहा है, हम भी देखेंगे, हम कैसे डेवलप करेंगे, ये देखना चाहिए। लेकिन रोटी रोजगार के लिए नहीं जाएंगे और किसी भी व्यक्ति को अपने यहाँ हम आर्थिक दोहन के लिए घुसपैठ करने नहीं देंगे, सीधा सीधा, है ना। तो अभी जो आंकड़ा आया है उसमें दे रहा है कि जो केंद्रीकरण हुआ है शक्ति का, से बताया कि हम 73% जो दौलत है मात्र 1% के पास, और पूरे दुनिया के 8 लोग हैं जो दुनिया के आधा दौलत को अपने कब्जा में रखें।
ठीक है। इसमें कहता है कि इसमें अगर इस जो भीषण जो विषमता है, इस विषमता में 36% की कमी कर दें तो धरती पर कोई भी गरीब न रहे। अब गरीबी का पैमाना भी समझना पड़ेगा। गरीबी का मतलब क्या कि रोटी नहीं मिल रहा है। देखिए, गरीब हर युग में रहेगा, गरीब का पैमाना बदले, ठीक है ना। विदेश में भी लोग भिक्षा मांगते हैं, चौराहे पर लाल बत्ती के पास खड़ा हो जाते हैं और चेंज प्लीज करते हैं, लेकिन वो पहने रहते हैं टाई सूट बेल्ट बढ़िया जूता, मोबाइल भी एयरटेल का रहता है उनके पास। अब पूछा जाता है कि भाई तुम जब तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो, चेंज क्यों मांग रहे हो। बोले देखिए भाई, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे घर में जो फ्रिज है ना वो छोटा है, हमको बड़ा फ्रिज चाहिए। अब बड़ा फ्रिज के लिए भिखारी है वो, है ना। आज कल के दिन आर्थिक क्षेत्र में संपन्नता इतनी आ जाएगी कि आर्थिक क्षेत्र में लोग गरीब नहीं रहेगा, अपने आप को गरीब समझेगा भी नहीं आने वाला युग में। लेकिन मानसिक दरिद्रता पनप जाएगा, मानसिक गरीबी पैदा होगा। अरे रे रे बाप रे बाप, वो इतना जीनियस और हम कम जीनियस हैं, कैसे भाई। सौंदर्य के मामला में गरीब और अमीर हो जाएगा। अरे वो इतना सुंदर, हम इतना सुंदर काहे नहीं, हम कौन सी खाए, उसमें कमी नजर आ रहा है। कमी है, गरीबी का मतलब कमी, गरीबी का मतलब कमी का होना, ये ना है। तो गरीबी पैसा के मामला में हो कमी, रूप के मामला में कमी हो, स्वास्थ्य के मामला में कमी हो, या विद्वता के मामला में कमी हो, कमी तो रहेगा। तो आज अगर रोटी के मामला में, रोजगार के मामला में गरीबी नजर आता है तो कल के दिन इसकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन तब भी गरीब रहेंगे, तब बौद्धिक गरीबी बन गई। बाप रे, उनके पास वो तो तुरंत क्या से क्या एकदम दिमाग लगा के कर लेता है भाई, मैथमेटिक्स बना देता है, और हम तो पूरे होते हैं उस मामला में गरीब है। क्या करें कि हम उनके बराबर हो जाएं, क्या करें कि हम उनसे टप जाएं, ये होड़ लगा रहेगा उस टाइम। गरीब रहेगा, गरीब का पैमाना बदले, है ना। लेकिन अभी भौतिक गरीबी है। भौतिक गरीबी माने अपने एक फिजिकल एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए फिजिकल एग्जिस्टेंस में हमारी बुद्धि की तरफ ध्यान नहीं जा रहा, रूप की तरफ ध्यान नहीं जा रहा। हाँ, हालांकि कुर्सी की तरफ थोड़ा सा होड़ आया है, कुर्सी की तरफ होड़ है कुछ लोगों में, उसमें लग रहा है कि हम गरीब हैं भाई, हम तो आज इस पर मंत्री बन रहे था, हम तो सांसद रह गए, क्या करें। और इसलिए होड़ है कि देते हैं अमित शाह जी को 20 करोड़ रुपया दे देते हैं शायद मंत्री बना, या चमचागिरी करते हैं, वहाँ गरीबी है महसूस करता है। बाकी जगह अभी सिर्फ रोजी रोजगार का गरीबी है, उसी को गरीबी का पैमाना लोग समझ रहा है। उसी में आंकड़ा बता रहा है कि ये जो गरीबी अमीरी में जो इतनी विषमता है, भीषण विषमता, 5-5 लाख गुना का जो अंतर है, इसमें अगर 36% की कमी कर दी जाए, अगर गरीबी और अमीरी की भीषण विषमता में 36% की कमी कर दी जाए तो भारत के सभी लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। किसी को 5 किलो अनाज पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। आज क्षमता है भारत में, दौलत की कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था का दोष है, वितरण प्रणाली में दोष है, केंद्रीय अर्थव्यवस्था का दुष्परिणाम है। इसलिए बाबा के अनुसार अर्थशक्ति का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। उसका सिस्टम क्या होगा, एक सामाजिक आर्थिक इकाई के अंदर के सभी प्रकार के संसाधन स्थानीय लोगों द्वारा गठित इकाई द्वारा ही संचालित किया जाना चाहिए, पहला सिद्धांत। दूसरा है उत्पादन हमेशा मांग या खपत के आधार पर होना चाहिए, न कि मुनाफा के आधार पर। उत्पादित वस्तुओं को सामाजिक आर्थिक इकाई द्वारा स्थानीय बाजार में ही बेचा जाना चाहिए। चौथा है प्रत्येक वस्तु या उत्पाद का निर्माण और वितरण। 5 मिनट में इसको समाप्त कीजिए और कुछ क्वेश्चन होगा। ठीक है। वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से ही होना चाहिए।
और 5वां जो बाबा का पॉइंट है, सहकारी समितियों के स्थानीय उद्यमों में सिर्फ स्थानीय युवकों को ही नौकरी प्रदान की जानी चाहिए। और छठा जो है बाबा का लास्ट पॉइंट, वो है कि जो वस्तुएं स्थानीय आधार पर नहीं निर्मित की जाती या उगाई जाती है, उन वस्तुओं को स्थानीय बाजार से हटा दिया जाना चाहिए। यही 6 पॉइंट है, मूल तत्व है, जिसके आधार पर हम अर्थ शक्ति का विकेंद्रीकरण करेंगे और एक ऐसी व्यवस्था का सृजन करेंगे कि सबके जीवन में भरपूर क्रय शक्ति आ जाए। और ये तब होगा जब लाभ में से सबको बंटवारा होगा, कोऑपरेटिव सिस्टम होगा, और वेतन की जो विसंगतियां हैं, जो लाखों गुना का अंतर है, उसको कम करके हम 1:10 की रेशियो में ला देंगे, तो पूरी जो ढांचा है वो एक संतुलित हो जाएगा और आम जन के जीवन में, सभी लोगों के जीवन में एक खुशनुमा सवेरा प्रवेश करेगा। बस इतना ही कहना था, ये छोटा सा टॉपिक था। अब अगर इसमें कुछ प्रश्न अगर आता हो तो इसमें प्रश्न बहुत गवर्नमेंट में एक सीईओ की सैलरी कितनी होनी चाहिए? अब तो इतना तो बोल दिए कि सीईओ हो, मैनेजर हो, क्लर्क हो या लेबर हो, सीईओ है इसका मतलब विशेष गुण संपन्न व्यक्ति ना, विशेष गुण व्यक्ति हेड है। अकॉर्डिंग टू प्राउड, अगर सबसे नीचे के कर्मचारी को जोड़ते हैं पैसा, अगर किसी को 1000 मिल रहा है सबसे नीचे के तबका को, तो सीईओ को 10,000, 1 लाख, 10 गुना 10 टाइम्स सीईओ हो कोई आजकल तो 1 लाख होगा होगा। अरे भैया ना कैसे होगा, ना कैसे होगा। अभी एक हम सुने देवेश भाई सुने तो नीचे के अंतर को कम करेंगे ना। आज हम बोले 1000 रुपया, हो सकता है इसको 10,000 देना पड़े। और जो पैसा से क्या करते हैं, पैसा से कुछ खरीदते ना है, उत्पादन लागत भी तो घटेगा ना। आज सब कुछ जोड़ते हैं ना जी। अभी 75 करोड़ में नचनिया को बुला लिया, वही वो कहाँ जोड़ेगा? वो कंपनी पर जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? वेस्टेज ऑफ मनी है, मतलब वेस्टेज ऑफ मनी अलग मामला है। वो जो खर्चा किया, वो जो 250 करोड़ का जो लहंगा दिया, 80 करोड़ का घड़ी दिया, 75 करोड़ नचनिया में दिया, और अभी जो शादी हुआ है, जो सिप जो लिया है विदेश में, हुआ नहीं होगा उसमें जो ना हम नहीं करें, वो जो खरबों रुपया जो पा रहा है, वो सारा खर्चा कहाँ जोड़ेगा? अपना प्रोडक्ट पर जोड़ेगा ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा ना। अभी एक आंदोलन करने जा रहे हैं, 2-3 महीने करने जा रहे हैं बिहार में आंदोलन। वो करने जा रहे हैं क्या कि तुम अगर कोई वस्तु बेचते हो, कपड़ा बेचते हो या खाद बेचते हो, बीज बेचते हो, पैकेटिंग करते हो, उस पर MRP लिखते हो, साथ लिखो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लिखो, लागत खर्च लिखो। तुम दवा बनाने में खर्च होता है 10 रुपया, तुम दाम लिखते हो 300 रुपया, कस्टमर मरता है उसमें, है ना। ये नहीं चलेगा। तुम लिखो, बहुत ईमानदार हो, देशभक्त हो, समाज के हितैषी हो, हरामजादा, तुम लिखो कि लागत खर्च क्या हुआ है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तब निकल जाएगा कि विदेश में समुद्री जहाज पर कितना खर्चा किए हो तुम, वो भी जोड़े हैं। जूता खाएगा जूता, लिखना शुरू करता है। तो मेरा कहना है कि जो अयासी करता है, रईसी करता है, अब बोले ना 19 लाख करोड़ रुपया से ऊपर 10 साल के अंदर में व्यवसायियों को माफ किया ना। हम क्यों माफ करेंगे? जब तुम कहते हो कि हम दिवालिया हो गए हैं, जब तुम कहते हो कि बैंक का लोग हम डिफॉल्टर होने जा रहे हैं, हम कर्जा मेंटेन नहीं कर सकते हैं, सरकार हमको बचाइए बोलते हो तो तुम जब दिवालिया के कगार पर हो तो तुम खरबों रुपया तुम बेटा के ब्याह में खर्चा कैसे करते हो? पत्नी को तुम मैरिज डे के अवसर पर गिफ्ट में तुम 7,500 हजार करोड़ रुपये का तुम हवाई जहाज कैसे दे रहे हो? कैसे तुम दिवालिया हो बोलो? और उसको कर्जा माफ किया जाता है, ये क्या सर होना चाहिए? कैसे तुमको मानेंगे कर्जा हो तुम?
और ये सब न्यूज़ टीवी में रहता है, इससे और लोगों की मानसिकता खराब होती है। तो मेरा कहना है भैया, ये सीओ को जब 10 गुना मिलेगा ना, तो 10 गुना बहुत हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर चीज का घट जाएगा, है ना। आप कर्जदार हैं, इंग्लैंड में, पेरिस में और फ्रांस में मकान खरीदिएगा, एलेंटीना जो खरीदा है उसके बराबर का पूंजी पर पैसा दे करके तुम विदेश में मकान खरीदोगे तुम, और कहते हो कि कर्जा माफ कीजिए हमारा, तुमको तो गोले मार देना चाहिए। और तुम सारा पैसा जोड़ते हो, तुम सारा अपना लागत खर्च लगा देते हो, तुम सारा जो 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 जनता उसको भोगती है, ये नहीं चाहिए। ये हर चीज पर देखना। सीधी सी बात है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जी, उसकी जो पर्सनल संपत्ति है जी, पहले उसको ट्रांसफर हो गवर्नमेंट को, तब माफ हो। तो पहले खुद होता क्या है, आजकल जो कंपनी अकाउंट्स में पर्सन अलग है, कंपनी अलग है। प्रॉब्लम यहाँ पर है, तो जब पर्सन का जो पैसा है वो कंपनी का पैसा नहीं है, तो कंपनी के पैसे चुरा करके पर्सन के पैसे में आ गया, आदमी के अकाउंट में आ गया, फिर कहते कंपनी चली गई। तो जो आदमी के पास पैसा इकट्ठा हो गया वो पहले ट्रांसफर होना चाहिए। हाँ, वो पहले दिवालिया तुम बनो, बाद में कंपनी दिवालिया बनेगी। सोचिए, वो सिस्टम होना। रिलायंस के जो डायरेक्टर्स हैं ना, उनके संभाली गए, उन लोगों की सैलरी है 25 करोड़, 30 करोड़, 45 करोड़, ऐसी सैलरी है डायरेक्टर्स की। वहाँ कर रहे हैं, कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, क्यों? समाजी खाने के लिए 15 करोड़ लेता है, उसकी सैलरी 15 करोड़। अरे 0 करोड़ ले सकते। अरे भाई आप सीओ हैं, आप सीओ हैं। खैर कल के दिन जो प्राउड व्यवस्था में अलग मामला है, अलग मामला है, छोड़िए उसको। अभी की बात है, तुम घूमो, तुमको बिजनेस टूर पर जाना है, लंदन जाओ तो हवाई जहाज, कोई बात नहीं है, तुम ठहरो अच्छा से, कोई बात नहीं है ना। लेकिन वो देंगे फैसिलिटी, जब तक तुम काम कर रहे हो तब तक तुमको फैसिलिटी मिलेगा। लेकिन तुम फैसिलिटी भी लेते हो, वेतन लेते हो, कहाँ चलेगा तुमको भाई? वेतन तो कम करना पड़ेगा, फैसिलिटी तो देंगे, फैसिलिटी देंगे, काम के करने के तुमको फैसिलिटी देंगे हम, लेकिन वेतन में हम कम करेंगे नहीं चले भाई। नहीं तो हर चीज का मार जनता को पड़ रहा है, कस्टमर को पड़ रहा है, ये चीज सोचना पड़ेगा। रिलायंस की फैक्ट्री जामनगर में, गुजरात में, रिलायंस का ना हम क्वेश्चन है कि लेकिन उसका सारा ऑफिस वगैरह मुंबई में है। आगे और ये है कि जैसे जहाँ प्रोडक्शन होगा वहीं के लोग उसकी इंक्वायरी होंगे। वो वहाँ पड़ोस होता है, वहाँ विदेश से आता है। नहीं, जामनगर में सारा प्रोडक्शन होता है ना। आप देखिए, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, सब विदेश से आ रहा है ना, वहाँ से वहाँ खुद पैदा होता है। इस पर बाबा का एक बात था, देवेंद्र जी बाबा इस पर बोले थे कि फैक्ट्री है रायपुर में, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। जहाँ मालिक, मान लिया कि आप किसान हैं, गांव के किसान हैं, खेती करते हैं, और आप आके पूना में रह गए, तो जो फसल होगा, जो आमदनी उसका होगा, वो कहाँ आ जाएगा? पूना आ जाएगा। जहाँ मालिक रहेगा वहीं आ जाएगा। उसमें ज़्यादा ये है, जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एक कंसेप्ट ये है, इनकम टैक्स उसका वहीं लगेगा जहाँ उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है ना। जैसे क्या हुआ, सारे कंपनी हैं उसके मैक्सिमम ऑफिस जो है मुंबई में है, और मुंबई में वो रायपुर कहीं सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो उसका हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई हो गया। जब मुंबई हो गया तो सारा इनकम टैक्स जमा हो गया यहाँ पर। मुंबई वाला समझता है कि हम इतना सारा टैक्स देते हैं। हाँ देखिए, वो गलत हो गया। ये दिल्ली वाला समझता है कि हम इतना सारा टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स से पूरा देश चल रहा है। दिल्ली का हेडक्वार्टर है, इसलिए वहाँ पर सारे गवर्नमेंट कंपनीज के हेडक्वार्टर दिल्ली बना दिया उन्होंने ना, तो सारा टैक्स जमा हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली का तो हमारे पास इतना टैक्स है, अरे वो तो दुनिया पूरे भारत के पैसा बन जा रहा है। इसलिए बाबा बोले हैं कि जहाँ वर्तमान सिस्टम में जहाँ फैक्ट्री है वहीं पर हेडक्वार्टर है। बाबा का इंस्ट्रक्शन साफ वही रहेगा, तो टैक्स भी वही रहेगा सीधे सीधे। तो प्राउड सिस्टम तो अलग सिस्टम है। तो यही है पूंजीवाद के खात्मा की कहानी। पूंजीवाद का प्राण कहाँ है? अभी इतना तो बोल दिए हम, अब आप लोग बोलिए। पूंजीवाद का मतलब कोई खास लोग ना, पूंजीवादी व्यवस्था जो है, पूंजीवादी व्यवस्था का प्राण कहाँ है? बोलिए। पूंजीवादी व्यवस्था गाँव प्राण है गांव में, जहाँ कच्चा माल,
जहाँ श्रम शक्ति, जहाँ से बैंक का रुपया जाता है, वही प्राण है उसका। हमारे कच्चे माल पर, हमारे बैंक में जमा किए हुए पैसे पर, बैंक में जितना पैसा है, बैंक में पैसा उद्योगपति या कैपिटलिस्ट जमा नहीं करता है, वो पैसा लेता है। बैंक में जमा करते हैं पैसा मिडिल क्लास या लोअर क्लास में जो बेचारे कुछ को जमा करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में बैंक है, और हर डिस्ट्रिक्ट में जितना भी बैंक है वो सब में जो पैसा है उसी जिला के लोगों का पैसा है ना। और वो पैसा कहाँ चला जाता है? हेडक्वार्टर। और हेडक्वार्टर में लॉट ऑफ मनी हो गया, और वहीं से हजारों करोड़ रुपया पूंजीपति ले लेता है। इसीलिए हमारे पैसा पर उद्योगपति फैक्ट्री खोलता है, हमारे कच्चे माल पर उद्योगपति फैक्ट्री खोलता है, हमारे बाल बच्चा के मेधा की शक्ति और श्रम की शक्ति से वो फैक्ट्री खोलता है, और हमारे ही ग्राहक बनने पर उसका व्यवसाय चलता है। अगर सबको जहां तहां रोक देंगे तो मर जाएगा ना। पूना में अगर कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री जो चला रहे हैं तो पूना में कच्चा माल है क्या? रॉ मटेरियल है क्या? पूना में पूना का अपना लेबर है क्या? पूना का अपना पैसा है क्या? और पूना में जो माल प्रोडक्ट कर रहा है उसके लिए पूना में उसका कंज्यूम करने के लिए ग्राहक है क्या? नहीं। तो हमारे यहाँ से चिप्स बनने के लिए आलू जा रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ से दलिया, सूजी और बिस्कुट बनने के लिए गेहूं आ रहा है। हमारे बैंक का पैसा आ रहा है, हमारा बाल बच्चा भी आ रहा है काम करने के लिए, नौकर बनने के लिए। सबको हम रोक दिए, वहाँ रोक दिए तो उसी के बल पर आज यहाँ फैक्ट्री खोले हुए है, बट मर जाएगा ना, मर जाएगा। तो यही फैक्ट्री के चलते पूंजीपति फनफनाता है, अकाल मृत्यु उसको हो जाएगी ना। तो पूंजीपति का प्राण कहाँ है? गांव की संपदा पर। पूंजीपति का प्राण है गांव के नौजवानों की श्रम शक्ति पर और मेधा की ताकत पर, और पूंजीपति का प्राण है हमारे ही ग्रामीणों के द्वारा जमा किए गए बैंक के पैसा पर, और हमको ही कस्टमर बनने की ताकत पर वो उसका प्राण बसता है। हम सब रोक देंगे तो मर जाएगा, राम नाम सब हो जाएगा बिहार में। एक कंज्यूमर पर जो कंज्यूमर, वही कंज्यूमर बोल रहा है, ग्राहक बनते हैं हम लोग, खरीदते सामान। एक तरह को अब ये स्वातंत्र जगह लेकिन कहना जरूरी है। हम हमेशा एक घटना के बारे में चर्चा करते हैं। एक गांव में एक दैत्य आ गया, बड़ा दैत्य, विशालकाय शरीर का, और गांव के लोगों को मारने लगा। ताकतवर था तो वह कि देखो हम नहीं मारेंगे सबको, एक शर्त पर, हम नरभक्षी हैं, हम न मैंने आदमी खाते हैं। ऐसा करो, एक इस गांव से हम पहाड़ पर चले जाते हैं, वहीं मेरा बसेरा रहेगा। हर दिन एक आदमी आना हमारे यहाँ पहाड़ पर, हम उसको खा के भूख मिटाएंगे, बाकी लोग को नहीं मारेंगे। गांव बड़ा समझा नहीं, उसके भ्रम में आ गया, पर ठीक है ठीक है। तो प्रतिदिन एक व्यक्ति जो दौड़ने लगा, जैसे जब एक आध महीना हो गया 30 आदमी चला गया, तो करते करते पूरा गाँव में साफ कर देगा, धीरे धीरे मार देगा। तो वह कि नहीं अब क्या करें, उसको मारना जरूरी है राक्षस को, तो चलो अटैक करते हैं सब मिल करके। गया, गांव के लोग अटैक किया उस पर, वो पटक दे, उसको मारे फिर जिंदा हो जाए, पटक दे मारे फिर जिंदा हो जाए। तो अब समझ में ना कि जिंदा बार बार काहे हो जा रहा है। तो उसी में एक बूढ़ा आदमी था, दूर से देख रहा था, वो आकर के एक कान में बोलता, कह रहे अरे मारेगा थोड़े इसको, ऐसा नहीं मरेगा, ये काहे नहीं मरेगा, इसका प्राण इसके शरीर में है ये नहीं है, तो मरेगा कैसे। रावण के बारे में कहा जाता है कि रावण को राम मार रहे हैं, बाण छाती मार रहे हैं, गर्दन मार रहे हैं, माथा मार रहे हैं, मर ही नहीं रहा है, परेशान है, मर नहीं रहा है। तो प्राण कहाँ था? तो ये बताया कह रहे प्राण तो नाभि में उसका है, कॉन्सेंट्रेट कर दिया है प्राण को वहाँ पर, उसको भेज दो मर जाएगा। रावण बाण मारा गया नाभि पर, मरा। तो बोला कि अरे इसका प्राण रक्षसवा का यहाँ नहीं है, कितनों मारोगे, गोली से, बंदूक से, तीर से, धनुष से, लाठी से नहीं मरेगा। तो क्या करे भाई, तो इसका प्राण यहाँ से 10 कोस दक्षिण में एक पीपल का पेड़ है, उस पीपल के में खोड़रा है, खोड़रा एक छेदा होता है ना, खोड़रा में एक हीरामन सुग्गा है, हीरामन नाम का सुग्गा, जो पैरोट बोलते हैं, वो सुगा है, हीरामन नाम है उसका।
उसके गर्दन में इसका प्राण है। उसके गर्दन को मरोड़ दोगे तो ये राक्षस यहाँ मर जाएगा। बोले ऐसी बात है? हाँ। कहा तो भूतार लोग गया दौड़ करके, पर ठीक में पीपल का पेड़ है और पीपल पर आगे बढ़ा दे खोड़र है, उसमें हाथ डाला तो सुगा मिल गया। देखा कि हाँ मिल गया सुगा। अब बोला गर्दन को ऐंठ देना, तो गर्दन को वो ऐसे ऐंठ दिया, वो टाई टाई करके मर गया। यहाँ टे करके मरा और उधर अच्छा से वो टे करके मर गया। ठीक वही अवस्था पूंजीपति का है। पूंजीपति मुंबई में रहता है, लेकिन इसका प्राण बसता है हमारे गांव के कच्चे माल, हमारे गांव के बाल बच्चों के श्रम पर, हमारे कस्टमर बनने पर और हमारे ही द्वारा जमा किए गए बैंक के पैसा पर। बाबा बोलते हैं सबको सहादरी समाज में रोक दो, सहादरी समाज में रोक दो। सहादरी समाज के ताकत से कूदता है वो, उसको रोक दो, वो फड़फड़ा के मर जाए। पूंजीवादी व्यवस्था को अगर अकाल मृत्यु देना है तो बाबा के सिस्टम में जो जहाँ जो चीज है प्रकृति ने उसको व्यवस्थित किया है, उसको वहीं पर रोक दीजिए और वहीं पर उस पर उपक्रम खा करके वहीं के लोगों को स्वावलंबी बना दीजिए। तो प्रकृति की व्यवस्था जो जहाँ है उसके आधार पर वहीं पर उपक्रम खड़ा कर करके स्थानीय लोगों को उसमें आत्मनिर्भर बना करके, स्वावलंबी बना करके हम एक विकसित समाज खड़ा करेंगे। और जब भारत का सहादरी समाज, विदर्भ समाज की तरह भारत का 4400 समाज अपने अपने दादा हेलो जब गप होता है ना तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो बस 2 मिनट, जब भारत का हर समाज अपने अपने संसाधन से अपने अपने जगह पर जब आत्मनिर्भर हो जाएगा तो इसी को कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, है ना। तो सब आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जब उभरेगा तो संस्कृति में क्या है? आध्यात्मिक बात है। आध्यात्मिक संस्कृति जब उभरेगी सामने तो विविधता से भरा हुआ भारत आध्यात्मिकता की पवित्र डोर और मजबूत डोर से एकता के सूत्र बंध जाएगा और भारत पूरे दुनिया में फिर से गौरव का स्थान प्राप्त करेगा। कितने करेगा? और तब परमाणु विस्फोट करके दिखाने की नौबत नहीं आएगी कि भारत मजबूत राष्ट्र है। ऑटोमेटिक लोग दुश्मन जान जाएगा कि भारत का कोना कोना बारूद बनाओ। यही भारत को संपन्न भारत बनाने की तैयारी चल रही है। क्षेत्रीय विकास करते हुए हमको सार्वभौमतावाद की ओर चलना, यही है प्रौद्ध की अर्थव्यवस्था। समाज आधारित, जनगोष्ठी आधारित कहिए, ये व्यवस्था है जिसके आधार पर हम बाबा के सपनों का मानव समाज बनाएंगे। जिस मानव समाज के लिए दुनिया तो टकटके लाके देख रही है, बाबा भी अदृश्य जगत से टुकुर टुकुर ताक रहे हैं कि हमारे बाल बच्चा क्या कर रहा है, जिसके कंधे पर हम एक गुरुतर दायित्व समाज बनाने का छोड़ करके आए हैं। क्या अपने मौज मस्ती में तो नहीं है, या मेरे लिए काम कर रहा है? देख रहे हैं। और एक चीज और गौर कीजिए, हो जाएगा हिसाब किताब सबका होगा, हिसाब किताब सबका होगा। बाबा के यहाँ दुआ के दरबार में एक दिन वहां कहेंगे कि तुम मेरे लिए कितना कौन से किए थे, देखेंगे। ये बात याद रखना पड़ेगा। और प्रौद्ध के लिए कितना किए थे? भैया डीएमएस तो कर लेगा, एक जगह नहीं 50 जगह हो जाएगा। डीएमएस धार्मिक चीज एक पंथ हो, पंथ की तरह है, पंथ की तरह है। हम 50 लोग मिले तभी डीसी हो जाएगा, हम 5000 मिलेगा डीसी हो जाएगा। लेकिन समाज में जो परिवर्तन करना है वो बड़ा फोर्स चाहिए, बड़ा फोर्स चाहिए, बहुत बड़ा तबका चाहिए इस समाज को, दुश्मन को खत्म करने के लिए, है ना। कीर्तन करने के लिए हम 200 से भी कर लेंगे, 2000 से भी कर लेंगे। हम गया जेल में थे तो हम लोग 3 लोग थे, उसमें ब्रह्मपुत्र वो थे, विद्यार्थी थे, हम लोग 3 घंटा कीर्तन करते थे। लेकिन समाज में जो बदलाव होगा वहाँ संख्या बल आएगी। इसलिए सबको ताकत को लेकर के हम लोग को एक मुट्ठी बना करके हमको शोषण के खिलाफ हमको कुछ करना। ठीक है ना, बहुत बहुत नमस्कार आपको।
है ना, उनको मौका दिए। धन्यवाद। बहुत लंबा खींच दिए, हम विश्वांतर जाते हैं क्योंकि लगता है कि विश्वास जाएंगे तो कुछ समझ में ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए विश्वास जाते हैं। अभी 6 बज रहा है।